मुगल साम्राज्य और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के अवशेषों के ऊपर, यानी मुगल साम्राज्य लगभग ख़त्म होने आ गया था, उसके बस थोड़े बहुत अवशेष बाकी थे। उसके ऊपर कई सारे स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियाँ उठ खड़ी हुईं, काफ़ी बड़ी संख्या में। और उनमें से थे मुख्य बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राज्य। यही वो शक्तियाँ थीं जिन्होंने 18वीं सदी के दूसरे भाग में ब्रिटिशों की भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने की जो कोशिश थी उसको चैलेंज किया, उसको ललकारा इन्हीं शक्तियों ने। क्योंकि कई मुगल प्रोविंसेस के, कई मुगल राज्यों के गवर्नर्स, वहाँ की जागीरदारों ने अपनी स्वायत्तता घोषित कर दी थी कि अब वो स्वतंत्र हैं। और कई सारे दूसरे राज्य थे जो मुगल अथॉरिटी के, यानी मुगल साम्राज्य के विरोध में उठ खड़े हुए थे, रिबेलियन में, उनके विरोध में उठ खड़े हुए थे। इन राज्यों के शासकों ने लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था स्थापित की और वायबल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स यानी काम चलाऊ लेवल पर, काम चलाऊ स्तर पर उन्होंने आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया। बहुत अच्छी नहीं हुई लेकिन पहले से बेहतर थी कि जीवन यापन करने लायक थी। और इसके अलावा जो लोअर लोकल ऑफिशियल्स थे, जो और निम्न पदों पर जो ऑफिशियल्स थे जिन्हें किसानों से, इन लोगों से डायरेक्टली डील करने के लिए रखा जाता था, और पेटी चीफ्स और ज़मींदार जो एकदम छोटे स्तर के ज़मींदार और मुखिया थे, सरदार थे, यानी बहुत ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नहीं थे, छोटे प्रशासनिक पदों पर थे, जो हायर अथॉरिटीज़ से, यानी उनसे जो ऊपर पदों पर बैठे होते थे, उनसे कंटिन्यूसली इस बात पर लड़ते थे कि किसानों का जो एक सरप्लस प्रोड्यूस है, यानी जो किसानों की एक्स्ट्रा उपज हुई है, अतिरिक्त उपज हुई है, उस पर कंट्रोल किसका होगा, इस बात को लेकर वो ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों से लड़ते थे। और ऐसे लोगों पर भी उन्होंने कर्ब किया, ऐसे लोगों को भी उन्होंने कंट्रोल में किया, उनकी शक्तियाँ कम की विद वेरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस। यानी कहीं किसी राज्य को इस मामले में ज़्यादा सफलता मिली, किसी को कम मिली, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। और ये लोग ऐसे थे, जो लोकल चीफ्स थे, जो लोकल सरदार थे, वो ऐसे थे कि वो किसानों की जो अतिरिक्त उपज होती थी उस पर तो कब्जा चाहते ही थे, और साथ में अपने लोकल सेंटर्स ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज बनाते थे। यानी अपने लोकल लेवल पे वो सारी पावर अपने हाथ में रखते थे और अपने संरक्षण पे लोगों को रखते थे, यानी अपना लोकल सेंटर ऑफ पावर बनाते थे, उस एरिया में खुद को सबसे ऊंचे स्तर पर रखते थे। इन सभी राज्यों की पॉलिटिक्स जो थी वो असांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष थी। इनवेरिएबल यानी लगभग सभी के लिए कहा जा सकता है कि वो धर्म पे आधारित नहीं थी, क्योंकि इन जो शासक थे, रूलर्स के मोटिवेशन सिमिलर थे, जो थे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्म्स। इनका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक और राजनीतिक, इन दोनों तरफ से शक्ति को बनाए रखना, यही इनका उद्देश्य था। इसलिए धर्म पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जितने भी पब्लिक अपॉइंटमेंट्स होते थे, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री, सिविल यानी जो कोर्ट में जो सामान्य नौकरियां होती थी उनमें, या फिर सेना में जो अपॉइंटमेंट होती थी, जो लोगों को लिया जाता था, उसमें धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होता था। और यहाँ तक कि जो अथॉरिटी के खिलाफ, जो साम्राज्य के खिलाफ या जो बड़े पदों पर लोग थे, उनके खिलाफ जब रिबेल होते थे, विद्रोह होते थे, तो विद्रोह करने वाले भी ये नहीं देखते थे कि अथॉरिटी के पद पर बैठे व्यक्ति का रिलीजन क्या है, उसमें रूलर का रिलीजन वो नहीं देखते थे। हालांकि इनमें से कोई भी स्टेट ऐसा नहीं था, कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जो आर्थिक संकट को कम करने में सफल हो पाया था। काम चलाऊ हद तक उन्होंने बेहतर कर लिया था, लेकिन संकट कम नहीं हुआ था। जमींदार और जागीरदार थे, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी और उनके बीच की लड़ाइयाँ भी बढ़ रही थी, क्योंकि किसानी से, कृषि से आने वाले इनकम में लगातार कमी आ रही थी और उस कम इनकम पे कब्जा करने के लिए इनके बीच लड़ाइयाँ चलती थी। और इन सब के बीच में जो कृषक वर्ग था उसकी हालत दिन बर दिन खराब होती गई। हालांकि इन राज्यों ने इस बात पर ध्यान दिया कि कोई इंटरनल ट्रेड यानी राज्य के अंदर होने वाला व्यापार कम न हो, और यहाँ तक कि विदेशों से होने वाले व्यापार को बढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मूलभूत औद्योगिक और व्यावसायिक स्ट्रक्चर को, व्यावसायिक संरचना को मॉडर्नाइज करने में कोई ध्यान नहीं दिया। वो पुराने तरीके से ही चलते रहे, तो जाहिर सी बात है उनका आउटपुट भी समय के साथ कम होता गया, जो मॉडर्नाइज होने से कई हद तक बढ़ सकता था। हैदराबाद के राज्य की स्थापना, यानी हैदराबाद जो उस समय का राज्य था, उसकी स्थापना की थी निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने 1724 में।
वो औरंगज़ेब के बाद का जो एरा था, औरंगज़ेब के बाद का जो युग था, उस समय के सबसे बड़े सामंतों में से एक था। उसने सैयद ब्रदर्स को अपने पद से हटाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत की रोल निभाया था। यानी सैयद ब्रदर्स को हटाने में निज़ाम उल मुल्क का बहुत बड़ा हाथ था। साथ ही में उसे डेक्कन की वॉइसरॉय की उपाधि से भी नवाजा गया था। और ये 1710 से 52 नहीं है, ये 1720 से 22 है, जो मैंने करेक्ट कर दिया है। 1720 से 1722 तक उसने डेक्कन को कंसोलिडेट किया, यानी एक साथ इकट्ठा किया, जमा किया। जो बिखरा हुआ था उसे एक साथ इकट्ठा किया। कैसे? जो उसकी वॉइस रॉयल्टी खिलाफ, यानी उसके खिलाफ जितने थे उन सभी को दबा करके, उन सभी को सप्रेस करके, और वहाँ पर जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ जो उसका शासन चलता था, उसे बहुत कुशलतापूर्वक चलाया, एफिशिएंट लाइन से चलाया। 1722 से 1724 तक वो इस साम्राज्य का वजीर रहा, इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया। लेकिन जल्द ही वो परेशान हो गया, डिस्गस्ट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। क्यों? क्योंकि जो उस समय का सम्राट था मुहम्मद शाह, उसने निज़ाम उल मुल्क की जितनी भी कोशिशें थी कि प्रशासन को और अच्छे ढंग से चलाया जा सके, वो उनको चलने नहीं देता था, उन सभी को रोक देता था। क्योंकि जैसे हमने पहले देखा था, मुहम्मद शाह बहुत इनसिक्योर किस्म का था, वो खुद अपने वजीर का साथ नहीं देता था, और इसीलिए निज़ाम उल मुल्क ने सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़कर जाने का फैसला किया और वो गया डेक्कन में, जहाँ पर वो सेफली यानी सुरक्षापूर्वक अपने सुपरमेसी, अपनी प्रभुत्व को चला सकता था, जहाँ उसका राज्य चल सकता। इसी कारण से वो डेक्कन में गया, जहाँ पर उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी। एंड देयर ही रूल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड, बहुत शक्तिशाली पूर्वक उसने, बहुत मजबूत हाथों से उसने राज्य के, यानी कमजोरी की और गलतियों की कोई जगह नहीं थी। हालांकि उसने कभी भी बहुत खुले तौर पर केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं केंद्रीय सरकार से अलग हो चुका हूँ, लेकिन उसने हमेशा राज किया एक स्वतंत्र शासक के तौर पर। उसने युद्ध लड़े, संधियाँ यानी शांति स्थापित की, कई जगहों पर शांति स्थापित की। उसने उपाधियाँ दी, जितने लोग उसके दरबार में थे वो जागीरें दिया करता था। ऑफिसेज यानी कार्यालय, डिपार्टमेंट्स बांटा करता था, बिना दिल्ली के रेफरेंस के, यानी बिना दिल्ली से पूछे, बिना केंद्रीय सरकार को, बिना केंद्रीय शासन को बताए वो ये सारे काम करता था। उसने हिंदुओं के प्रति एक टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई, एक सहनशीलता अपनाई। और इस बात को उदाहरण है कि पूरन चंद नामक एक हिंदू था जो निज़ाम उल मुल्क का हैदराबाद में उसका दीवान था। उसने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, यानी एक जगह इकट्ठा किया, बिखरने नहीं दिया, समेटा। किस तरह से? डेक्कन में एक बहुत ही व्यवस्थित तौर पर प्रशासन करके। जो बड़े और टर्बुलेंट, यानी जो बहुत विरोधी किस्म के ज़मींदार थे, जो बात नहीं मानते थे, उसने उन्हें मजबूर किया कि वो निज़ाम की अथॉरिटी को माने, निज़ाम की सत्ता को मानने के लिए मजबूर किया, निज़ाम की सत्ता को सम्मान करने के लिए मजबूर किया। और उस समय जो शक्तिशाली मराठा थे उन्हें अपने डोमिनियन से, यानी अपने साम्राज्य से बाहर रखा। यानी उसने मराठाओं को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इससे उसके राज्य को खतरा हो सकता था। उस समय मराठा बहुत शक्तिशाली थे। उसने रेवेन्यू सिस्टम यानी कर व्यवस्था से करप्शन को हटाने के लिए भी, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए भी कोशिश की, क्योंकि कर व्यवस्था में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार आ चुका था। लेकिन 1748 में उसकी मृत्यु के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों के, उन्हीं शक्तियों के हाथ में पड़ गया, इस तरह की शक्तियों के हाथ में पड़ गया जो कि दिल्ली में ऑपरेट कर रही थी। यानी दिल्ली में जिन लोगों को छोड़कर वो आया था, उसी तरह के लोगों के हाथ में हैदराबाद फिर से पहुंच गया। कर्नाटक यानी कर्नाटका उस समय मुगल डेक्कन के सूबों में से ही एक था। हालांकि डेक्कन पे निज़ाम का शासन था, लेकिन ऑफिशियली डेक्कन अभी भी मुगलों के अंडर में था। तो मुगल्स के जितने सूबे थे, कर्नाटक उन्हीं में से एक था, और इस कारण से हैदराबाद के निज़ाम की अथॉरिटी में आता था, क्योंकि अभी भी ऑफिशियल तौर पर निज़ाम ही मुगलों की तरफ से डेक्कन एरिया में शासन कर रहा था, और इसीलिए कर्नाटक हैदराबाद के अंडर आता था। लेकिन जिस तरह से प्रैक्टिस में, यानी अपने कार्यकलापों में निज़ाम दिल्ली से आज़ाद हो चुका था, उसी तरह से कर्नाटक का जो डेप्यूटी गवर्नर था, जिसे नवाब ऑफ कर्नाटक कहा जाता था, उसने डेक्कन के वाइसरॉय से खुद को आज़ाद कर लिया था और अपने ऑफिस को हेरिडिटरी बना दिया। यानी उसके आगे उसके परिवार के लोग ही कर्नाटक सूबे पर राज करेंगे, जो कि देखा जाए तो ऑफिशियली संभव नहीं था, क्योंकि कर्नाटक डेक्कन का सूबा था, तो कर्नाटक पे कौन राज करेगा, ये डेक्कन के वाइसरॉय यानी निज़ाम को फैसला करना था। लेकिन जिस तरह से निज़ाम ने दिल्ली से खुद को आज़ाद कर लिया, उसी तरह से कर्नाटक के नवाब ने भी निज़ाम से खुद को आज़ाद कर लिया।
और हेरिडिटरी बनाने के कारण यानी वंशानुगत बनाने के कारण नवाब सदातुल्ला खां जो कर्नाटक का था उसने अपने नेफ्यू दोस्त अली को उसका सक्सेसर बना दिया। अपने नेफ्यू दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी बना दिया बिना उसके सुपीरियर निज़ाम से अप्रूवल के, परमिशन के। 1740 के बाद कर्नाटक के मामले काफ़ी ख़राब होते गए क्योंकि नवाबशिप के लिए, नवाब के पद पर बने रहने के लिए एक कंटिन्यूस स्ट्रगल चलता था, यानी नवाब के पद पर कौन रहेगा। और इसी कारण से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, यूरोप से जो व्यवसाय करने कंपनी आ रही थी, उन्हें भारत के पॉलिटिक्स में घुसने का मौका मिल गया। अब बात आती है बंगाल की। केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर होते देख उसका फ़ायदा उठा के बंगाल में दो व्यक्तियों ने, जिनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी, बहुत कुशल थे, योग्य थे, ऐसे लोग, दो व्यक्ति कौन थे? मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां। इन्होंने बंगाल को वर्चुअली इंडिपेंडेंट बना दिया। ये मतलब उन्होंने भी घोषणा तो कभी नहीं की, लेकिन उन्होंने इस तरह से व्यवहार करना शुरू किया कि ऐसे बंगाल एक इंडिपेंडेंट राज्य हो चुका हो, मुगल सत्ता से अलग। हालांकि 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, लेकिन 1700 से ही उसका बंगाल पर एक काफ़ी इफ़ेक्टिव रूलर रहा। वो बंगाल का काफ़ी कुशल शासक था, इससे पहले कि उसे गवर्नर बनाया जाए, गवर्नर बनाने से पहले ही। और गवर्नर से पहले वो दीवान के पद पर था। उसने जल्द ही खुद को केंद्रीय नियंत्रण से आज़ाद कर दिया। हालांकि वो शासक को, सम्राट को रेगुलर तौर पर ट्रिब्यूट भेजा करता था, यानी कर भेजा करता था, कोई उपहार भेजा करता था, लेकिन उसने उनको उपहार देना बंद नहीं किया, उनको ट्रिब्यूट देना बंद नहीं किया, कर देना बंद नहीं किया, लेकिन खुद को आज़ाद कर लिया था। उनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलता था। उसने बंगाल को आंतरिक और बाहरी खतरों से आज़ाद करके शांति की स्थापना की। बंगाल पहले से कहीं आज़ाद हो चुका था, पहले से वहाँ पर पहले की तुलना में ज़मींदारों के विद्रोह काफ़ी कम हो चुके थे। जो तीन मेजर विद्रोह हुए इसके समय में, उनमें से पहला था सीताराम रे, उदय नारायण और गुलामी मोहम्मद के द्वारा। दूसरा था शुजाकत खान के द्वारा, और तीसरा और आखिरी विद्रोह था नजत खान के द्वारा। उन सबको हराने के बाद मुर्शीद कुली खान ने ज़मींदारी अपने प्रिय को, अपने सबसे फेवरेट को दी, जो कौन था? राम जीवन। मुर्शीद कुली खान 1727 में मर गया और उसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने 1739 तक बंगाल पर राज किया। और उसी साल यानी 1739 में अलीवर्दी खान ने शुजाउद्दीन के बेटे सरफराज खान को मार दिया और शुजाउद्दीन को अपदस्थ करके खुद नवाब बन गया, यानी उसे पद से हटा के खुद नवाब बन गया। इन तीनों नवाबों ने बंगाल को एक लंबे समय तक शांति और व्यवस्थित प्रशासन प्रदान किया और साथ में ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी व्यापार और उद्योगों को भी बढ़ावा दिया। मुर्शीद कुली खान ने प्रशासन में इकोनॉमीज यानी मितव्ययता को बढ़ावा दिया, खर्चे कम किए और बंगाल के वित्त को नए सिरे से प्रबंधित किया, रीऑर्गेनाइज किया। किस तरह से? जो जागीरों की लैंड थी, जागीर की ज़मीन थी, जो जागीरदारों को मिला करती थी, उसका एक बड़ा हिस्सा खालसा लैंड के रूप में, खालसा ज़मीन के रूप में दे दिया गया और एक नए कर का सिस्टम शुरू किया गया। बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, रेवेन्यू फार्मिंग शुरू किया गया। रेवेन्यू फार्मिंग होता है कि किसी जागीरदार से कह दिया जाता है हमें इतना कर उस ज़मीन से चाहिए और उसके अलावा जितना भी कर होगा, जितनी भी उपज, जितना फ़ायदा होगा आप रखेंगे। और जो खालसा लैंड देखा, खालसा लैंड का मतलब है कि वो ज़मीन डायरेक्ट गवर्नमेंट की है, यानी जो रूलर है डायरेक्ट उनकी है। उस समय हम बात करें नवाबों की, तो खालसा लैंड तो यानी जो जागीरदारों में ज़मीन बांटी गई थी, वो ज़मीन जागीरदारों को न देकर उनमें से इसका बड़ा हिस्सा नवाबों ने अपने कंट्रोल में रखा और बाकी हिस्सा दिया रेवेन्यू फार्मिंग को। उसने एग्रीकल्चरल लोन यानी कृषि संबंधित लोन, जिसे तकावी कहते थे, वो भी दिए पुअर कल्टीवेटर यानी जो गरीब किसान होते थे उन्हें, ताकि उनके तनाव को, उन पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सके और उन्हें इस काबिल बनाया जा सके कि वो ज़मीन का कर दे सके, लैंड रेवेन्यू समय पर दे सके। इसके लिए उन्हें लोन दिया जाता था। इस तरह से उसने बंगाल की सरकार यानी बंगाल गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज थे, जितना धन आ रहा था, उसमें वृद्धि कर दी। लेकिन जो रेवेन्यू फार्मिंग थी, जिसे इजारा व्यवस्था भी कहते थे, उसने किसानों पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया, क्योंकि जागीरदारों को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स नवाबों को देना ही पड़ता था।
उसके बाद वो किसानों से कितना भी कर वसूल सकते थे, उस पर नवाब का कंट्रोल नहीं था। तो इसलिए रेवेन्यू फार्मिंग का पूरा बोझ किसानों पर जाता था। वो किसानों से ज़्यादा फ़ायदा निकालने के लिए उन पर और करों का बोझ लाद देते थे। हालांकि वो स्टैंडर्ड रेवेन्यू यानी जो कर पहले से डिसाइडेड था वो ही डिमांड करता था, और इसके अलावा जो इलीगल सेस जो दूसरे गैर कानूनी कर लगाए जाते थे उसने उनको बंद किया। लेकिन इसके बावजूद वो ज़मींदारों से और किसानों से कर वसूलने में अत्यधिक निर्दयता का प्रदर्शन करता था। अत्यधिक निर्दयता से उसने कर वसूले किसानों से, और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे जो पुराने ज़मींदार थे उन्हें हटा दिया गया, वो अपनी जगह छोड़कर चले गए, वो उन्हें प्रशासन से यानी शासन से बाहर निकाल दिया गया, और उसकी जगह पर जो नए टाइप के फार्मर यानी रेवेन्यू फार्मर थे, रेवेन्यू फार्मर्स ने उन ज़मींदारों की जगह ले ली। मुर्शीद कुली खां और उसके बाद के आने वाले नवाबों ने, उसके उत्तराधिकारियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोज़गार में समान अवसर प्रदान किए। सबसे ऊंचे जो सिविल पोस्ट थे, नागरिक पोस्ट थे, और कई सारे सेना के पदों पर भी बंगालियों को उसने प्रेफरेंस दी जो कि हिंदू हुआ करते थे। मुर्शीद कुली खां ने रेवेन्यू फार्मर्स को चूज़ करने के लिए भी लोकल ज़मींदार यानी जो पहले से ज़मींदार थे वहाँ पे, और जो महाजन थे यानी जो कि पैसे उधार दिया करते थे, मनी लेंडर्स, जो मुख्यतः हिंदू थे, उसने उन्हीं को प्रेफरेंस दी, क्योंकि जाहिर सी बात है उन लोगों की पैठ साधारण जनता में कहीं ज़्यादा थी। और इस तरह से उसने एक नए अभिजात वर्ग, नए कुलीन तंत्र को जन्म दिया, यानी वो व्यक्ति जो रेवेन्यू फार्मर्स होते थे अब वो कुलीन समझे जाने लगे। सभी 3 नवाबों ने ये बात पहचानी, ये बात मानी कि व्यापार में बढ़ावा होने से जनता और सरकार दोनों को फ़ायदा हो रहा है, और इसीलिए उसने सभी व्यापारियों को इनकरेजमेंट दिया, व्यापारियों को बढ़ावा दिया, चाहे वो इंडियन हो, भारतीय हो या फिर विदेशी। उसने नए थाने और चौकियों की व्यवस्था की ताकि सड़कों की और नदियों की सुरक्षा की जा सके चोरों से और डाकुओं से, क्योंकि सड़कों और नदियों के द्वारा ही व्यापार होता था। उसने ऑफिशियल्स के द्वारा, उस समय जो ऑफिसर्स थे जो महत्वपूर्ण पदों पर थे, उनके द्वारा किए जाने वाले प्राइवेट ट्रेड यानी उनके अपने व्यवसाय को बंद कर दिया। वो अपना कोई व्यवसाय अपने लेवल पर नहीं चला सकते थे। और इसके अलावा जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होता था, यानी विदेशों से आने वाली चीज़ों पर जो कर लगता था, उसमें जो गलत फ़ायदा उठाया जाता था, उसमें चोरी होती थी, उसमें भ्रष्टाचार होता था, उसको भी उसने रोका। इसके अलावा जो विदेशी व्यापारी कंपनियां थीं और उनमें काम करने वाले जो लोग थे, उसने उनके ऊपर बहुत कड़ा नियंत्रण किया और उन्हें इस बात से रोका कि उन्हें जो प्रिविलेज दिए जा रहे थे भारत में व्यापार करने के लिए, जो उन्हें सुविधाएं दी जा रही थी, वो उनका गलत इस्तेमाल न करें। उसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को, वहाँ जो नौकरी करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्हें भी इस बात के लिए मजबूर किया कि वो लॉज ऑफ द लैंड यानी उस समय बंगाल में जो नियम थे उनका पालन करे और कस्टम ड्यूटीज़ को वैसे ही पे करे। विदेशियों पर लगने वाला कर था, विदेशी व्यापार पर लगने वाला कर था, उन्हें वैसे ही पे करे जैसे कि कोई भी दूसरे व्यापारी करते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग से कोई छूट नहीं दी गई थी। अलीवर्दी खान ने उस समय अंग्रेज़ों और फ्रेंच लोगों को कलकत्ता और चंदन नगर में जो उनकी फैक्ट्रियाँ थीं उनके किले बंदी करने की यानी उनके आसपास किला बनाने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन इन सब के बावजूद भी बंगाल के नवाब बहुत अदूरदर्शी और लापरवाह साबित हुए। अदूरदर्शी यानी उन्हें भविष्य में क्या हो सकता है इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं लगा, उनमें दूरदर्शिता नहीं थी। एक तरह से हम कहें तो उन्होंने अंग्रेज़ों का जो प्रभाव बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठाया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1707 के बाद मिलिट्री फोर्स यानी सेना इस्तेमाल करने लगी थी और सेना का इस्तेमाल करने की धमकी देने लगी थी अपनी मांगे मनवाने के लिए। उनके पास ये क्षमता थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की धमकियों पर कंट्रोल कर सके, उन्हें दबा सके, लेकिन वो लगातार यही सोचते रहे कि एक मात्र व्यावसायिक कंपनी से उनकी शक्ति को, उनकी सत्ता को कोई नुकसान नहीं हो सकता था। वो ये देखने में असमर्थ रहे कि जो उस समय की इंग्लिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो मात्र व्यापारियों की कंपनी नहीं थी, बल्कि उस समय के अत्यंत एग्रेसिव, आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेशक की प्रतिनिधि थी। यानी ब्रिटेन उस समय सबसे ज़्यादा आक्रामक था और लगातार अपने उपनिवेशों को बढ़ाता चला जा रहा था। तो ऐसे देश से आई हुई कंपनी उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बाद में ये भूल कितनी भयानक साबित हुई। उनके अज्ञान का और दुनिया के साथ उनकी कोई भी संबंध न होने का नुकसान बहुत बुरा स्टेट को यानी देश को चुकाना पड़ा।
अगर उनका दुनिया से संपर्क होता, अगर वो इतने अज्ञानी नहीं होते, तो उन्हें पता होता कि इन विदेशी व्यापारी कंपनियों ने अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में यानी मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में और लैटिन अमेरिका में किस तरह का डेवस्टेशन यानी बर्बादी फैलाई थी। बंगाल के नवाबों ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक मजबूत सेना बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस चीज़ को उन्होंने नेगलेक्ट किया और इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई। यानी मुर्शीद कुली खां के पास मात्र 2000 घुड़सवार थे और मात्र 4000 पैदल सैनिक थे और लगातार मराठाओं से होने वाले आक्रमण के कारण उसने परेशान होकर उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे दिया। और जब 1756-57 में अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला पर युद्ध की घोषणा की, सिराजुद्दौला से युद्ध की घोषणा की, तब मजबूत सेना के अभाव ने विदेशी ताकतों की जीत में बहुत बड़ी सहायता की। यानी जाहिर सी बात है, अगर आपके पास सेना नहीं है तो आप लड़ नहीं सकते, तो अंग्रेज़ी ताकतों का जीतना तय था। बंगाल के नवाब अपने अफसरों के बीच बढ़ते हुए करप्शन को रोकने में भी नाकामयाब रहे। उस समय के जो न्यायिक अधिकारी होते थे यानी काजी और मुफ्ती, वो भी घूस लेने से नहीं हिचकिचाते थे, वो भी घूस लिया करते थे। इस कमज़ोरी का विदेशी कंपनी ने भरपूर फ़ायदा उठाया और जितने भी सरकारी नियम थे, पॉलिसीज़ थी, कायदे कानून थे, उन सभी को अंडरमाइन किया, यानी उन सभी को आराम से नेगलेक्ट किया, उन सभी की कोई वैल्यू नहीं की।